तो नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पुनः आप लोगों के बीच में एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। हमारा जो यह क्रम चल रहा है वह राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चल रहा है। पहला मैं आपसे बात कर चुका हूँ राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, और दूसरा हम चर्चा कर चुके थे आपसे राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। और आज जो हमारा विषय होगा वह विषय है राज्य की उत्पत्ति का परिवार संबंधी सिद्धांत। राज्य की जो उत्पत्ति हुई है परिवार के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, और यह दिखाएंगे इस संबंध के और भी सारे नाम हैं, उन नामों की भी हम चर्चा करेंगे। जैसे क्या कहते हैं, रक्त का संबंध भी इसे कहा जाता है, परिवार का भी संबंध कहा जाता है। परिवार के संबंध के साथ साथ दो पार्ट्स में और इसको हम डिवाइड करते हैं, एक मातृसत्तात्मक, एक पितृसत्तात्मक। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो राज्य की उत्पत्ति हुई है मातृसत्तात्मक आधार पर हुई है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं, यह जो आधार है क्या है, यह पितृसत्तात्मक का आधार है। मैं पढ़ाने के दो तरीके मेरे होंगे, मैं दोनों तरीकों में अलग अलग मैं इसे बताऊंगा, अलग अलग करके डिफाइन करके बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है, और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेंगी, और यहाँ से जो प्रश्न उठता है उस पर हम चर्चा कर लें। खास करके इसके हम महत्व पे ज़्यादा चर्चाएँ होती हैं, इसने हमें क्या महत्व दिया है इस राजनीतिक राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, इसके क्या महत्व, उसका योगदान क्या रहा, उस योगदान की हम चर्चा करेंगे। हम इसकी आलोचनाएं भी बताएंगे, और ख़ास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं इसके कौन से समर्थक और कौन से आलोचक हैं, इस पर खास करके चर्चा की जाती है। मैं लेकिन कुछ आपको फ्लैशबैक में ले जाके बताऊंगा कि हस्बैंड शब्द कहाँ से आया, हस्बैंड्री का क्या मतलब होता है, इन सारी चीज़ों को, पेट्स को भी कहाँ पे बोला जाता है, हस्बैंड को पेट्स का भी रूप दिया जाता है। ईरानी अगर भाषा में आप बात करेंगे तो वहाँ पे पेट्स कहा जाता है, पेट्स को आज के समय में कहा जाता है पालतू जानवर कहा जाता है या जानवर कहा जाता है। तो वहाँ पर इनको अपने शौहरों को, ईरान वगैरह में अपने शौहरों को इस शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में किया जा रहा था, कि जो कि क्या नाम है, आज जाके बदला है चीज़ें, लेकिन वो किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा था उन चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत सारे शब्द परिवर्तित हो रहे हैं, पति शब्द भी क्या आएगा मैं बताऊँगा, पत्नी शब्द के बारे में भी बताऊँगा। पति शब्द जो आ रहा है ईरान से आ रहा है, ईरानी लैंग्वेज है, और ये क्या नाम है कि यूरोपियन में किस तरह इसका इस्तेमाल होता था उनका मैं आपसे कुछ थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के आखिरी में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किस तरह की घटनाएं घट रही थी, किस तरह के राज्य के सिद्धांत के लिए होड़ मची हुई थी कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे है, क्यों इतना कौतूहल हो गया था व्यक्ति के मानव के मस्तिष्क में, क्यों इतना चल रहा था कि राज्य की उत्पत्ति के लिए बिल्कुल आवश्यक हो गया कि नहीं नहीं ये सिद्धांत देना ही देना। क्यों? क्योंकि राज्य क्या था, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, राज्य क्या था, जिज्ञासु प्राणी था, विवेकशील प्राणी था। उसके दिमाग में आया, खाली शैतान का, खाली दिमाग शैतान का, उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम राज्य के बारे में पता करें कि राज्य कैसा है। और जब इस तरह का विचार आता है तो सिद्धांत क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों की जन्म लेने की जो कड़ी है, उन्हीं सिद्धांतों के जन्म लेने का जो आधार है, उन्हीं आधार पे जब हम विकासवाद तक की जो यात्रा करेंगे, विकासात्मक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत, इन सिद्धांतों की जो हम यात्रा करेंगे, उन यात्राओं का क्या है, ये एक मील के पत्थर है, मील के पत्थर साबित होंगे। हम एकाएक उसका हम आधार नहीं बता सकते। आधार कैसे बताएंगे? ये जो सिद्धांत आपको मैं बता रहा हूँ, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत, समझौतों का सिद्धांत, इसके बाद क्या कहते हैं, विकासवादी सिद्धांत आ पाता है। तो इसी क्रम में हम बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने बोर्ड पे आते हैं और आपसे हम डिस्कस करते हैं आज के विषय को। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, क्योंकि वो सारे लोगों तक ये पहुँच सके, मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ आते हैं वो आपको मिल सके। मैं जीएस जब शुरू करूं तो आपको जीएस का भी पाठ्यक्रम आपको मिल जाए, बहुत सारे सामान्य अध्ययन के विषय जब मैं बताऊंगा। और मेरी खास कोशिश रहेगी कुछ करंट इशूज़ पे आपसे बात करूं। क्यों करंट इशूज़ पे कब बात करना इसलिए आवश्यक हो जाता है, जीएस के तमाम सारे लोग पढ़ा रहे हैं। करंट इशू पे जब हम आपसे बात करेंगे तो वह आपको वो मुद्दों को हम उठाएंगे जिन मुद्दों पर हम कभी अगर कहीं बहस होती है तो हम आप चुपचाप केवल बैठे रहते हैं कि हम इस पर क्या बात करें। तो ये गलत है। हम आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हमारी ये महती भूमिका हो जाती है कि इस राज्य के अंदर जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उन क्रियाकलापों पे आपका एक तर्क होना चाहिए। वो तर्क कैसे आएगा, वो मैं आपको वो माध्यम बताऊंगा, वो विषय बताऊंगा, उन विषयों पे चर्चाएं करूंगा। और आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में आप लोग मुझे चर्चाओं पे लिख सकते हैं। जैसे कल किसी बच्चे ने वहाँ पे कमेंट्स किया था कि सर मुझे इस टॉपिक पे कुछ मैटर दे, मैंने उसे प्रोवाइड कराया। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वहाँ पे एक बार लिखिए। देखिए ज्ञान है, ज्ञान हम दे रहे हैं, आप ज्ञान लेने में संकोच मत करें। अगर देने में मुझे संकोच नहीं तो लेने वाले को संकोच नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्या कहते हैं, आइए हम बहुत देर न करते हुए सीधे हम आज बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति में परिवार संबंधी सिद्धांत की क्या अर्थ है,
क्या उसकी मान्यताएं हैं, क्या उसकी आलोचनाएं हैं और क्या उसकी महत्व है, क्या उसका योगदान है। और एक साथ मैं इसमें और भी करूँगा कि मैं दोनों में अंतर एक साथ आपको बता दूँ। जैसे कभी आप कहीं पे आपको बताना हो, कहीं पे लिखना हो या कॉन्सेप्ट की जब बात आएगी, एक साथ आपको वहाँ पे फ्रेमवर्क आपका दिमाग में हमेशा रहेगा। तो लास्ट में बताऊँगा कि पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक दोनों सत्ताओं में अंतर क्या है, एक साथ 5-6 पॉइंट्स में आपको मैं क्लियर करूँगा। तो आइए सीधे हम लोग अपने बोर्ड पे चलते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं राज्य की उत्पत्ति का परिवार संबंधी सिद्धांत। देखिए 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान से गौर कर लीजिए आप लोग। राज्य की उत्पत्ति का परिवार संबंधी सिद्धांत, या इसको कह लीजिए आप रक्त संबंधी सिद्धांत, या इसे आप एक नाम और दे सकते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत। यह 3 नामों से जाना जाता है। तीनों नाम मैंने आपको क्लियर कर दिया। कभी भी एग्जाम में अगर आता है तो ये तीनों नामों को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए यहां पर एक चीज गौर करिएगा, परिवार बना कैसे। एकाएक तो परिवार बना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 1890 के आसपास की घटना है। ये 1890 के आसपास की घटना है। उस समय मैं बताऊंगा कि कैसे व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जब हमने कहा कि राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो शक्ति के आधार पर आधारित है, कहता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। यह सिद्धांत, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र जो आधार मानेगा राज्य उत्पत्ति का वो किसको मानेगा, वह केवल एकमात्र आधार मानने का इसका जो मूल तत्व है वो केवल परिवार को मानेगा। वो कहेगा परिवार के माध्यम से ही क्या कहते हैं राज्य की उत्पत्ति हुई है। कैसे परिवार कैसे बनता है, सबसे बड़ी बात है कि परिवार कैसे बनता है। प्रश्न उठता है कि परिवार क्या है, परिवार कैसे बनता है। अब देखिए परिवार बनने की जो ये बता रहे हैं कि अगर ये कहता है कि अगर वंश है, वंश का मतलब क्या है, एक व्यक्ति है मान लीजिए ए, बी महिला है, इन दोनों के माध्यम से सी की उत्पत्ति हुई, सी उत्पन्न हुआ, सी की मान लीजिए डी से शादी होती है, फिर एक क्या कहते हैं ई की उत्पन्न होते हैं, ई उत्पन्न होता है। यह जो व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, यह जो व्यवस्था, यह जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये आप कहते हैं कि वंश, आप कहते हैं वंश परंपरा को ही तो आगे बढ़ाने की बात करते हैं आप, कि हमारा जो वंश परंपरा है वह आगे बढ़ती जाए। वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, जब माता और पिता दो तरह की सत्ताएं आपके पास होंगी। इन्हीं दोनों के माध्यम से क्या होगा, हमारा वंश क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो आप एक वंश ये हो गया, इसी तरह के और भी परिवार हैं, इनके भी अपने एक एक वंश हो गए, इस तरह इनके भी एक एक वंश हो गए, इस तरह इनके भी क्या हुआ, एक एक वंश हो गए। कई वंशों का समूह, कई वंश होगा ना, एक वंश ये, एक वंश ये, एक वंश ये है, तो 4 वंशों के समूह से, वंश के समूह से क्या हुआ, वंशों का निर्माण हुआ। वंश से किसका निर्माण हुआ, वंशों का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिए, वंश से वंशों का निर्माण हुआ, इससे क्या नाम है, कबीले का निर्माण हुआ। कबीला देखो कैसे बना। आप अगर मान लीजिए फाफामऊ में रह रहे थे, सपोज दैट, फाफामऊ को छोड़ दीजिए, आप दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली में आप रह रहे थे, दिल्ली के लोग एक साथ रह रहे थे। दिल्ली में भी आप कई सारे दिल्ली के पार्ट हैं, पूर्वी दिल्ली की बात कर लें, पश्चिमी दिल्ली की बात कर लें, उत्तर दिल्ली की बात कर लें, दक्षिण दिल्ली की बात कर लें। आप मान लीजिए पूर्वी दिल्ली में रह रहे थे, ये आपका पूर्वी दिल्ली का समाज था, यह आपका यहाँ पे क्या था, समाज आपका स्थापित था पूर्वी दिल्ली का। पश्चिमी दिल्ली का अपना समाज स्थापित था, पश्चिमी दिल्ली का अपना समाज स्थापित था। यह जो आपस के जो राज्य थे, छोटे छोटे कबीले हैं ना, ये कबीलों के मिलने से, चारों कबीले के मिलने से किसका हुआ, कबीलों का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा, देखिए वंश से वंशों का निर्माण, कबीले से कबीलों का निर्माण। यह जो परंपरा चली आ रही है, इन सब के पर्याय से किसका निर्माण होगा, राज्य का निर्माण होगा। और यह जो वंश किसका निर्माण, वंश किससे हो रहा था, परिवार से हो रहा था।
परिवार से परिवारों का निर्माण। अब देखिए थियरी को बहुत आसान, आप इसको बहुत, अगर आप परेशान होकर समझेंगे तो समझने में दिक्कत आएगी। थोड़ा सा दिमाग को आप हल्का करिए, अपने आप चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए परिवार से परिवारों का निर्माण, परिवारों से कबीले का निर्माण, कबीले से कबीलों का निर्माण, कबीलों से क्या नाम है, परिवार से वंश का निर्माण, वंश से वंशों का निर्माण, वंशों से कबीलों का निर्माण, कबीले से कबीलों का निर्माण, और फिर किसका राष्ट्र में किसका निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि इसका मूल आधार क्या है। मूल आधार तो यही है ना, कहता इसी के माध्यम से तो हुआ है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये क्या है, परिवार में परिवार के संबंध किससे हैं, रक्त का संबंध होता है। आप इनके माध्यम से इसकी बात करते हैं, कहते हैं ये रक्त का संबंध हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या है कि ये रक्त का संबंध आपका यहाँ तक जुड़ा होता है, इसलिए राज्य के निर्माण में परिवार की भूमिका होती है, और परिवार किससे जुड़े होते हैं, रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है रक्त संबंध का सिद्धांत। क्लियर है। देखिए परिवार में दो लोग होते हैं, परिवार में दो लोग होते हैं, मैंने बताया ना कि पति होगा और पत्नी होगा। तो इसीलिए इसको कभी कभी पितृसत्तात्मक सत्ता, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक सत्ता कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का मूल जो देखा जाए तो कहाँ है, मूल आपका यहाँ पर है। क्या है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सत्ता या ये का नाम है मातृसत्तात्मक सत्ता। दोनों को मिलाकर किससे होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। ये राज्य का एक छोटा सा स्वरूप मैंने आपको बताया है कि कैसे चीज़ें क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से चल रही होती हैं, अलग अलग तरीके से बनती है। चलिए अगला देखिए, इसमें आप अगर मैं चर्चा करूं इस पे, हम देखिए पढ़ेंगे क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्या क्या हमें। हम पहली बात, हम सत्ताओं को अलग अलग करके पढ़ेंगे। अलग अलग इसलिए करके पढ़ेंगे क्योंकि मान लीजिए कभी कभी पितृसत्तात्मक के बारे में अगर आपको चर्चा करनी हो, डिबेट करना हो, तो आपको वहाँ से मैटर मिल जाए। और चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, फिर एक बार समाहित करके भी पढ़ लेंगे क्योंकि पर्याप्त समय है हमारे पास। देखिए पितृसत्तात्मक सत्ता की अगर हम बात करें, पितृसत्तात्मक सत्ता, हम इसके अर्थ को पढ़ेंगे। एक एक लाइन का है, बस ध्यान दीजिए। मूल मान्यताएं क्या हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। हम इसकी आलोचना चर्चा करेंगे, आलोचना, इसका हम योगदान देखेंगे, योगदान क्या क्या है, इतनी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए अगर आप इसकी बात करेंगे कि इनकी अर्थ क्या होता है, तो पितृसत्तात्मक सत्ता का सीधा सा एक अर्थ है कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र जो विचार है, एकमात्र जो सिद्धांत है, वह केवल पितृसत्तात्मक सत्ता के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य की उत्पत्ति का जो श्रेय है वो किसको जाता है, पितृसत्तात्मक सत्ता को जाता है। पितृसत्तात्मक सत्ता के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। एक लाइन में अपने अर्थ को ये डिफाइन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप हेनरी की अभी बात करूंगा मैं, हेनरी अपने कुछ किताबों में इनकी चर्चाएं करेंगे, उनके बारे में देखिए आप अर्थ में ही समझ लीजिए, मान्यताएं आपको इसके साथ में बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए अरस्तु और अर्थ में जब आप चर्चा करेंगे, दो तरह के विचारक आपको मिलेंगे। एक अरस्तु बात करेंगे, अरस्तु का परिवारवादी साम्यवाद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, अगली क्लास में बताऊंगा। और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे हेनरी मैन की। दो चीजें ध्यान कर लीजिए, हेनरी मैन ही आपका प्रमुख इसका प्रणेता होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट का देने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, हेनरी मैन साहब को जाता है। हेनरी मैन साहब इसके प्रमुख होते हैं। और हेनरी मैन जी ने क्या कहा है कि यह जो प्राचीन हिंदू हैं, यूनानी हैं, इन्हीं हिंदू यूनानियों के माध्यम से किसकी है, परिवार की रचना की है, परिवार की रचना की है। और यही परिवार की रचना से परिवारों में बदलाव हुआ है, परिवारों से जनपदों में बढ़े हैं, जनपदों से राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसने अपनी दो किताबें लिखी, उन किताबों में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और वो किताब कौन सी, हेनरी मैन की दोनों किताब आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों में बार बार पूछी जाती है और हम लोग बार बार ये गलती करते हैं। एक तो इसकी किताब का नाम है एंशिएंट लॉ, प्राचीन कानून, नोट कर लीजिएगा, प्राचीन कानून इसकी पहली किताब है। दूसरी किताब है दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ
इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, परिवार को मनुष्य। यह देखिए 2 किताबें लिख रहा है। पहली किताब लिख रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट लॉ की बात कर रहा है। दूसरी किताब की बात कर रहा है द अर्ली हिस्ट्री इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों किताबों में जो एक बात जो करना चाह रहा है वो किताबों में लिख के आ रहा है। एक्चुअली किताब में वो लिख रहा होता है परिवार को मनुष्य की प्रथम इकाई के रूप में मानता है। परिवार का देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए ये राज्य है, ये परिवार है, ये क्या कहते हैं आपका व्यक्ति है। तो कहता है इन व्यक्तियों के समूह से इस परिवार का निर्माण होता है, इन परिवारों के निर्माण से इस राज्य की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? यहां तक आना चाहिए समझ में आप लोगों को। देखिए इसके मेन फैक्ट्स क्या होंगे, किन किन मुद्दों पे ये बात करेगा। इन मुद्दों की अगर हम चर्चा करेंगे, मेन फैक्ट्स की, देखिए अगर फैक्ट्स की आपको मैं बात करूं तो कई सारे फैक्ट्स इसमें आते हैं। पहला फैक्ट्स तो ये आता है कि परिवार में एक मुखिया को प्रमुख माना गया है, और वो जो मुखिया जो प्रमुख है उसकी आज्ञा पालन करना सभी का क्या है, धर्म है, आवश्यक है कि आज्ञा आपको पालन करना ही पड़ेगा, अब उसको नकार नहीं सकते। दूसरा इसमें कहता है कि जो प्रमुख होगा वो क्या है, संगठन का केंद्र बिंदु है। ये परिवार है, परिवार में तमाम सारे लोग हैं, इसका लेकिन एक ही व्यक्ति क्या होता है, केंद्र में होता है। जैसे घर के बाबा क्या होता है, केंद्र बिंदु में होते हैं। ये कहते हैं ये जो परिवार बना हुआ है, इस परिवार में क्या कहते हैं, पैतृक परिवार की तरह ही एक संगठन होता है। राजा के जैसे राजा शासन करता है, वैसे परिवार में भी एक व्यक्ति क्या होता है, शासन कर रहा होता है। जैसे राजा का दायित्व अपनी प्रजा के प्रति होता है, वैसे सरकार का भी दायित्व किसके प्रति है, प्रजा के प्रति है। राजा दैवी शक्ति की, अब ये राज्य की दैवी शक्ति की क्या करता है, आलोचना करता है, और शक्ति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति को भी क्या करता है, आलोचित करता है। इसी में देखिए अब हम लोग, मैंने आपको उसकी मूल मान्यताएं बताती, आलोचनाओं पर चर्चा करते हैं हम। देखिए अब अगर इसकी हम आलोचना पे चर्चा करेंगे तो आलोचना, पहली चीज तो यह जो समाज है 2 लोगों से मिलकर बना है, आप महत्व केवल एक व्यक्ति को दे रहे हैं, एक ही व्यक्ति को आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जो कि क्या है, गलत है। चलिए गौर कीजिएगा, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम मान्यताओं की बात कर रहे थे कि हम अर्थ है, मूल्य मान्यताएं, आलोचनाएं और इसका योगदान पढ़ रहे थे। देखिए मूल्य मान्यताओं की अगर आप बात करेंगे, अर्थ पे मैंने चर्चा कर दी, मूल्य मान्यताओं की अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो मूल्य मान्यताएं देखिए क्या है। पहली चीज़, केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, आप अपने आप आपके सारे विचार निकल के आ जाएंगे। परिवार का मुखिया पिता होगा, एक परिवार का मुखिया होगा, एक परिवार का मुखिया होगा जिसकी सभी आज्ञा का पालन करेंगे, और वो जो मुखिया कौन होगा, वो मुखिया होगा कौन, पिता या पुरुष। क्यों, क्योंकि आप पितृ तात्मक सत्ता की आप बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए इसमें, दूसरा क्या कहते हैं, वो जो मुखिया होगा, यह जो मुखिया है वह क्या होगा, केंद्र होगा। केंद्र के साथ वो कहता है कि यह जो परिवार है, इस परिवार के बाहर क्या कहते हैं, आपका राज्य का निर्माण हुआ है, इसके अंदर का जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति है, यह क्या है, यह केंद्र में रहेगा। और केंद्र में कौन रहेगा, मानव रहेगा। मानव का यहाँ तात्पर्य किससे है, पुरुष से है। परिवार के केंद्र में कौन है, परिवार के केंद्र में आपका मानव है। इन्हीं दोनों के और परिवार में भी कौन है, मानव ही केंद्र है। इसलिए राज्य का केंद्र विषय क्या हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति का मेन विषय क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति में कौन, पुरुष। क्यों, क्योंकि पुरुष को उसने क्या किया है, केंद्र बिंदु में रखा है। तीसरा देखिए क्या कहता है, जैसे राज्य में एक शासन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, राज्य की शासन पद्धति को चलाने के लिए कोई एक व्यवस्था होती है,
शासन पद्धति को चलाने के लिए क्या होती है? व्यवस्था होती है। ठीक उसी प्रकार परिवार को भी चलाने के लिए क्या होती है? एक व्यवस्था होती है, जिसकी व्यवस्था का कार्य कौन करता है? पुरुष करता है। इसलिए पुरुष के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा देखिए आप, चौथा कहता है कि जो परिवार है, परिवार क्या है? संगठन पे आधारित है। परिवार क्या है? परिवार संगठन पे आधारित है। और संगठन किसका? कई परिवारों का समूह क्या कहलाता है? आपका संगठन कहलाता है। या इसको आप कबीला कह सकते हैं, कबीला कह रहता है। तो इसका लेकिन मुख्य क्या है? हर परिवार में एक एक व्यक्ति प्रमुख है। हर एक परिवार में कौन है? एक एक व्यक्ति प्रमुख है। तो यही चीज़ तो कह रहे, जब कई सारे कबीलों का जब निर्माण हो जाएगा, जब कबीलों का निर्माण होगा, तो इन कबीलों के माध्यम से क्या होगा? सारे कबीले मिलकर क्या होगा? एक राज्य की उत्पत्ति करेंगे। और इस राज्य की उत्पत्ति किसके माध्यम से हो रही? क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिवार का जो मुखिया कौन था? व्यक्ति था, पुरुष था। ध्यान रखिएगा कैसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, सिद्ध करा रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को। कह रहे प्रत्येक व्यक्ति का जो परिवार था उसका मुखिया पुरुष था, इसलिए एक कबीले का भी मुखिया कौन होगा? पुरुष ही होगा। दूसरे कबीले का भी मुखिया कौन होगा? पुरुष ही होगा। तीसरे कबीले का भी मुखिया पुरुष ही होगा। 100वें कबीले का भी मुखिया कौन होगा? पुरुष ही होगा। इसलिए सभी कबीलों को मिला के जिस राज्य की निर्माण हो रहा है, इस राज्य के निर्माण की उत्पत्ति में तो किसका योगदान माना जाएगा? पुरुषों का कि महिलाओं का? पुरुषों का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने मैंने यहाँ सिद्ध किया, इन्होंने बताया इस तरीके से कार्य करेंगे ये, तब जाके अपनी महत्ता को, अपनी सिद्धता को ये क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। एक पॉइंट और देख लीजिए, ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में को जो दैवीय सिद्धांत है या शक्ति का सिद्धांत है, ये निरर्थक है। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर के माध्यम से नहीं निर्माण हुआ है, कोई बल का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि क्या? ये आपसी सहयोग, आपसी संगठन जैसे परिवार में पाया जाता है, उसी का ये आधार है, उसी का ये पर्याय है। उसी के माध्यम से, पुरुषों के माध्यम से ही, परिवारों के समूह के माध्यम से, जिसमें मुखिया पुरुष होता है, उसके माध्यम से किसकी उत्पत्ति हुई है? राज्य की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? देखिए इसमें आलोचना क्या करते हैं ये आलोचक। आलोचक आते हैं, आलोचना जब करते हैं तो पहला पॉइंट देखिए आलोचना वाले क्या कहते हैं। आलोचना कहते हैं यह जो व्यवस्था आप बता रहे हैं ये पशुवत व्यवस्था है। पशुवत व्यवस्था है। क्यों पशुवत व्यवस्था है? क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती इसके ऊपर लादा जा रहा है, आपके ऊपर ये जबरदस्ती तानाशाही की स्थिति बनी हुई। जब आप अब बात करेंगे यूनान की बात करेंगे, आप इंग्लैंड में हस्बैंड शब्द जो आया था, हस्बैंड्री शब्द से बना था। हस्बैंड्री का मतलब होता है पालतू जानवर से लिया जाता है। अब ईरान में आप जाएंगे तो ईरान में जो क्या कहते हैं शौहर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए पेट शब्द का इस्तेमाल होता है। एक शब्द और इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं क्या नाम है? डिस्पोट। ये शब्द जो इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है तानाशाह है, तानाशाह है। ये सारे शब्द जो यूनान में इस्तेमाल किए जा रहे थे, क्या था ये क्या वास्तविक रूप में परिवार की संरचना को ये डिफाइन कर रहा था? क्या वास्तविक रूप में परिवार की संरचना को ये मान रहा था? नहीं मान रहा था। अगर मान रहा होता तो इस तरह के अंग्रेजी के शब्दों को हमें दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता। पति शब्द जो आप इस्तेमाल करते हैं ईरान का बना हुआ शब्द है, ईरानी शब्द है ये। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं वो क्या था? वो शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा था कि ये पशुवत व्यवस्था है, इसमें ज़बरदस्ती की कोई चीज़ थोपी जा रही है। दूसरा देखिए आप, इसमें कहता है कि केवल परिवार को बनाने में केवल एक ही सत्ता कैसे? जब अरस्तु कह रहा था कि परिवार का मतलब है कि स्त्री भी है, पुरुष भी है और दास भी है, मानी दास को आप छोड़ दीजिए, लेकिन यह दो तो थे, आपने एक को कैसे महत्वपूर्ण मान लिया? क्या इसका योगदान पूरा नहीं है? और वर्तमान समय के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि नारी शक्ति हमारी क्या है? ज़्यादा सशक्त है, ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो हम कैसे उसे नकार सकते हैं उस समय? तीसरा देखिए आप, तीसरा कहता है कि जो परिवार की उत्पत्ति हुई वो कैसे है? सामंजस्य से है, सामंजस्य से है। ये राजनीतिक नहीं है। राजनीति के माध्यम से शासन करने के लिए, राज्य की उत्पत्ति के लिए नहीं बनाया गया है। ये बनाया किसके लिए गया? सामंजस्य के लिए बनाया गया है, सहयोग के लिए बनाया गया है। इसलिए क्या कहते हैं, यह आलोचना की जाती है कि यह जो व्यवस्था इन्होंने बताई है व्यवस्था बहुत उचित नहीं है। चौथा देखिए, ये कहता है कि राज्य जो होता है ये क्या है? राज्य एक व्यापक समूह है, व्यापक समूह है। और परिवार क्या है? परिवार एक छोटा है, संकुचित होता है। जब छोटा और संकुचित होता है
तो क्या राज्य की तुलना परिवार से कर पाना उचित है? एक व्यक्ति अपने 5 लोगों के परिवार के सदस्यों को तो बेहतर चला सकता है, लेकिन क्या पूरे राज्य को बेहतर चला सकता है? तो यह जो आलोचक थे, इन आलोचना के माध्यम से यह इन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं, यह जो व्यवस्था आपकी है व्यवस्था उचित नहीं है। इसके देखिए जो आलोचक कौन होंगे। अब आलोचक जो आते हैं, आलोचना की बात कर दूं मैं, आलोचक जो आते हैं, आलोचक में आप 3 नाम नोट कर लीजिए, जैक्सन, मॉर्गन और मैकलॉन। ये 3 राइटर्स जो होते हैं, यह क्या कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना करने का मतलब क्या है, यह जो 3 राइटर आपके आलोचक हैं, यही राइटर आलोचक वो है जो मातृसत्ता का समर्थन करते हैं, मातृसत्ता का समर्थन करते हैं। भाई देखिए, पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा अगर आप वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। भाई जो पितृसत्ता के आलोचक हैं, मातृसत्ता के वही क्या होंगे, समर्थक होंगे। ये तो मैंने आलोचकों की बात कर दी। ये क्या आलोचक क्या कर रहे हैं, आलोचना में ये सारे लोग, जितने लोग भी हैं, ये ऊपर जितने मैंने स्टेटमेंट्स अभी बताए हैं, ये इन्हीं स्टेटमेंट्स पे केवल बात कर रहे हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि पशुवत व्यवस्था है, या बताएंगे एक सामान्य नियम नहीं है, ये राजनीतिक संस्था अलग है, सामाजिक संस्था अलग है, परिवार की संस्थाएं अलग हैं, उनके सारे लोगों के बारे में बात करेंगे। देखिए एक चीज़ मैंने और बताया था कि परिवार, मनुष्य जो है वो क्या नाम है, केंद्र बिंदु में था, राज्य के भी केंद्र बिंदु में था, परिवार के भी केंद्र बिंदु में था। उसका मतलब ये था कि जैसे घर में बाबा बैठे हैं, कोई काम नहीं करते, लेकिन क्या है, इनका प्रभुत्व है, कितना बड़ा भी समाज बनाते, लेकिन जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसी व्यक्ति की क्या होती है, डिसीजन लास्ट में इसी व्यक्ति को लेना होता है। तो वो जो सेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज क्या है, आज ये व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है, बदल रही है। तो देखिए ये इसकी आलोचनाएं थी और इसका महत्व पर चर्चा कर ले। इसका महत्व, केवल एक महत्व इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसने क्या कहते हैं, विकासवादी सिद्धांत या वैज्ञानिक जो राज्य की उत्पत्ति का जो वैज्ञानिक सिद्धांत जो अभी आएगा, उसके रूप में, उसका एक पथ प्रदर्शक के रूप में कह लीजिए, या उसके एक पहले चरण के रूप में कह लीजिए, या उसके रूप में, उसकी भाग में क्या होता है, कार्य करता है। तो इंटरव्यू का बड़ा पेट सवाल है, इंटरव्यू में बहुत सवाल ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया। आइए हम लोग चर्चा करते हैं मातृसत्तात्मक सत्ता की, कि मातृसत्तात्मक सत्ता वाले क्या क्या अपनी बातें करते हैं और किस किस तरीके से अपनी बात को बताते हैं। आइए गौर से देखिए, मैं इसी पे दूसरा हम लोग जो बात कर रहे थे वो मातृसत्तात्मक सत्ता की बात करेंगे। हम लोग मातृसत्तात्मक सत्ता की बात करेंगे। देखिए जैसे पितृसत्तात्मक सत्ता थी, वैसे मातृसत्तात्मक सत्ता है, और मातृसत्तात्मक सत्ता अपनी बात को सिद्ध करेंगे और कहेंगे कि ये जो राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो क्या कहते हैं, मातृसत्तात्मक सत्ता है, और मातृ का ही इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, पितृ की अपेक्षा। अपनी अपनी बातों को वो सिद्ध करना चाह रहे हैं। देखिए कैसे, अगर हम इसके पहले अर्थ को हम समझ लें, अर्थ का सीधा सीधा एकमात्र ये है कि राज्य की उत्पत्ति में जिस परिवार में सबसे महत्वपूर्ण अंग मातृसत्ता को माना जाता है। इसलिए मातृसत्ता को क्यों माना जाता है, क्योंकि मातृ ही जननी के रूप में आती है, मातृ को जननी के रूप में देखा जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, मातृसत्ता का ही राज्य की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा श्रेय होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करेंगे क्या नाम, इसकी मान्यताएं क्या थी, मान्यताओं पर अगर आप चर्चा करेंगे तो मान्यताएं वही पहले ही कि परिवार की जो मुखिया, परिवार की मुखिया के रूप में तो आप पुरुष को मानते थे, लेकिन आप बताइए व्यवस्था कौन चलाता था घर की, व्यवस्था घर की कौन चलाता था, खाने की व्यवस्था किसको करना है, भोजन की व्यवस्था किसको करना है, कपड़े की व्यवस्था किसे करनी है, सारी जो व्यवस्था का स्ट्रक्चर, जो घर को संभालना है, घर को संगठित करने का जो उद्देश्य था, किसका था, वह उद्देश्य केवल क्या था, महिला का था। महिला ही घर के सारे कामों क्या करती थी, संभालती थी। परिवार बनता किससे, परिवार कहते हैं टूट गया, परिवार कैसे टूटता, टूटता और बनता भी करता कैसे है, जब स्त्री और पुरुष में क्या कहते हैं, दोनों में एक अच्छा प्रेम हो, अच्छा व्यवहार हो, समाज को न लेके अपने ही पहले परिवार को लेके एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करते हो। लेकिन यदि मान लीजिए महिला चली गई, महिला उस लायक नहीं है, महिला काम नहीं करती है, तो क्या कहते हैं, आप कहते हैं मेरा परिवार खराब हो गया। जब आपके खुद का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा परिवार खराब हो गया उस महिला की वजह से, तो महत्वपूर्ण स्थान किसका यहाँ पे, महिला को, पुरुष को है, महिला को। पुरुष तो क्यों जज कर रहा है ना, एग्जैक्टली किसको अधिकार हो गया, महिला को अधिकार हो गया।
पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा देखिए इसमें आप, दूसरा ये कि जब महिला पैदा होती, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह पलता बढ़ता किसके साथ है? पुरुष के साथ या स्त्री के साथ? स्त्री के साथ। अपनी माता के साथ ही वो रहता है, वही उसको खाना सिखाती है, वही उसे बोलना सिखाती है। सारे जो कार्य होते हैं सामाजिकता के या परिवार के जो कार्य होते हैं वो कौन उसके पालन पोषण कर रहा होता है? महिला कर रही होती है। तो देखिए नज़दीकी किससे ज़्यादा होगी? नज़दीकी भी इसी महिला के साथ होगी। बच्चा देखिए जैसे महिलाओं की गोद में जाता है तुरंत चुप हो जाता है, पुरुषों की गोद में जाता है तो रोता है। तो यहाँ पे ये महिलाओं की क्या एक भूमिका बताया जो कैसे मान्य पुरुष की भूमिका है। तीसरा देखिए कॉन्सेप्ट इसमें, तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि जब कभी हमें डर या भय की बात जब आती है, डर या भय की जब बात आती है, दो तरह के कॉन्सेप्चुअल हैं, ध्यान रखिएगा। आपको चोट लगती है तो आप माँ को याद करते हैं, आपको साफ देखते हैं आप पिता को याद करते हैं। गौर करिए कभी आप साफ देखते हैं तो पिता को याद करते हैं, माँ को देखते हैं तो किसको याद करते हैं? सॉरी, कोई दर्द होता है, चोट लगती है तो किसको याद करते हैं? माँ को याद करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से समझिए आप, जब आप माँ को याद कर रहे हैं अपने क्या नाम अनुभव के आधार पे या अपने आप भय के कारण नहीं याद कर रहे हैं आप, एक्चुअली एक गम, एक ऐसी कह लीजिए कि उसको शब्द मुझे नहीं आ रहा है उसका, आप शब्दों को कह सकते हैं कि मार्मिकता के रूप में आप किसको याद करते हैं? माँ को याद करते हैं। पुरुष जब आप साफ देख रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ी घटना घटती है, अरे बाप रे बाप, तो वहाँ किसको याद करते हैं? पिता को याद करते हैं आप। तो मुझे बताइए, राज्य को मैंने जो बताया है, राज्य कैसा है? राज्य क्या युद्ध के लिए बना हुआ है? राज्य क्या बल का प्रयोग है? मैंने पहले वाले में सिद्ध कर दिया कि राज्य का जो आधार है बल, शक्ति, युद्ध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, और ये जो पुरुष है, पुरुष को तो हम पहले से उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, माँ को हम सामान्य परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं। और राज्य का जो आधार है वो क्या है? सबका आपसी सहयोग और आपसी समझ, आपसी सहयोग और आपसी समझ, इनके आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं, माँ सर्वोपरि है, और माँ की वजह से ही क्या कहते हैं, जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, माँ ही इसका एकमात्र एक केवल उद्देश्य क्या है? माँ की वजह से है। माँ ने ही राज्य का निर्माण किया। इसी में देखिए क्या कहते हैं, अगर हमको आलोचना करनी हो तो आलोचना ठीक पुरुषों की तरह आप कर सकते हैं कि परिवार में क्या कहते हैं, बहुत परिवार का स्वरूप बड़ा होता है। देखिए आलोचना, थोड़ा सा गौर कर लीजिए आलोचना पे भी आप। देखिए जब आप आलोचना करेंगे, आलोचना करते समय आप देखेंगे कि देखिए राज्य एक व्यापक व्यवस्था है, राज्य व्यापक व्यवस्था है, और परिवार क्या कहते हैं, संकुचित व्यवस्था है। जो आपने पुरुषों में अभी आलोचना मैंने बताई थी, वही सारी आलोचनाएं इनके साथ भी लागू होंगी। क्यों लागू होंगी? क्योंकि अपनी अपनी सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं ना। राज्य वहाँ पे भी बड़ा था और राज्य यहाँ पे भी बड़ा है। वहाँ पे भी पुरुष क्या कहते हैं, परिवार में संकुचित था, और यहाँ पे भी परिवार में संकुचित है। राज्य की जो व्यवस्था है वो क्या है? असीमित है। राज्य की व्यवस्था असीमित है, परिवारों का दायित्व क्या है आपके? सीमित है। आप यहाँ पे कह सकते हैं इनकी जो व्यवस्था है, राज्य जो है, राज्य क्या कहते हैं, तमाम सारे लोगों का सहयोग है। इन परिवार क्या है? परिवार में आपके संकुचित कुछ ही लोग हैं, 10 से 15 लोगों का है। इसके माध्यम से आप कैसे कह सकते हैं राज्य की उत्पत्ति होगी? राज्य में तो बड़ी संख्या है ना। तो आप एकमात्र इससे आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि राज्य की उत्पत्ति का एक जो कारण है वो क्या है, ये है। ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समूहों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ समूहों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे समूहों की अधिकता नहीं है, यहाँ पे केवल 1 या 2 समूह हैं। तो अगर समूहों की अधिकता राज्य में पाई तो राज्य तो बलशाली हो गया ना, बड़ा हो गया ना। उस बड़े कॉन्सेप्ट में आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि परिवार की एक महिला उस राज्य की उत्पत्ति के कारण है एकमात्र? ये गलत सिद्धांत हो जाता है। अगर हम इसमें इसकी मान्यता, इसको कौन कौन मानते, कौन कौन है? आलोचक इसमें अभी नहीं है, क्योंकि आलोचक जो पुरुषों में जो आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उस समय हम डेवलपमेंट के प्रोसेस में थे, तो आलोचक वही जो पुरुष वाले थे वही इनकी आलोचना कर रहे थे। तो पुरुष में इसकी जो मान्यताओं के जो समर्थक हम यहाँ बात करेंगे, आलोचक की बात नहीं बल्कि समर्थक की हम बात करेंगे कि समर्थन कौन कर रहा था। समर्थन यहाँ पे 3 राइटर्स हैं, मैंने आपको बताया है। एक है जैक्सन, दूसरा है मॉर्गन, और तीसरा है मैक्लेनॉन। यह 3 लोग ही इसका समर्थन करते हैं। और इसका जो महत्व है, महत्व यही है कि इस राज्य के अंतिम विकासवादी सिद्धांत में एक मील के पत्थर के रूप में इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
यह मातृ सत्तात्मक पितृ सत्तात्मक सत्ताएं या दोनों सत्ताएं क्या नाम है, हमारे राज्य की उत्पत्ति के अंतिम सिद्धांत तक ले जाने में एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। अगर अब आप देखिए, अगर भारतीय संदर्भ में हम बात करें, भारतीय संदर्भ में हम बार बार कहते हैं कि पुरुष प्रधान हमारा देश रहा है, जबकि हमारा देश मातृ प्रधान भी रहा है। आप देखिए, आप व्यवहारिक चीज़ों से आप केवल सीखिए। आप कभी कृष्ण राधा नहीं कहते, राधा कृष्ण कहते हैं। आप राम सीता नहीं कहते, आप सीता राम कहते हैं। तो क्या था, क्यों महिलाओं को पहले स्थान मिल रहा था? क्यों? कुछ तो रीजन रहा होगा। जब 15वीं 16वीं शताब्दी में हम जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें प्रचलित में थी, तो आज के संदर्भ में भी प्रचलित है। इसका मतलब क्या है? मातृ प्रधान कहीं ना कहीं हमारा ये देश रहा है और है। हमारा भारतीय परंपरा हमारी मातृ प्रधान देश पे आधारित थी और अभी भी है। तो यह एक तर्क मैंने आपको बताया कि किन किन विषयों के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते हैं। आइए हम एक काम करते हैं, एक चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि एक अंतर है, इसमें 6-7 अंतर हैं, उनको एक उसमें आप समझ लेंगे तो आसान रहेगा। बोर्ड पे आएगा, बोर्ड पे आप लोग गौर से देखिए इसे। देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो मैं अंतर आपके सामने बोर्ड पे स्पष्ट हो रहा होगा, पितृ सत्तात्मक सत्ता और मातृ सत्तात्मक सत्ता, यह बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, समर्थक कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न उठते हैं, खास करके यूजीसी वगैरह में या पीजी के जो बच्चे जो बीए थर्ड ईयर में है अभी, बीए थर्ड ईयर जब यूजी के बच्चे पास आउट होकर एमए का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि पितृ सत्तात्मक सत्ता का समर्थक कौन था। यहाँ पे हेनरी मैन है, और इसके मातृ सत्तात्मक सत्ता के समर्थक 3 लोग माने जाते हैं। मैक्लॉन माना जाता है, मैक्लॉन, मार्ग, जैक्स और एंजल्स। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर मैक्लॉन है तो आप टिक केवल इसी पे ही करेंगे। मार्गन अगर है तो मार्गन पे टिक करेंगे। जैक्स अगर है तो जैक्स, या तो तीनों को दे देगा। कि ये वैसे सवाल जो आता है वो इस तरह आता है कि मातृ सत्तात्मक सत्ता के समर्थक कौन कौन है। वो 3 नाम आपको दिए रहेंगे, उस 3 नामों में आपको क्या होगा, जो तीनों नाम होंगे वहीं पे आपको टिक कर देना। उपयुक्त में सभी अगर होगा तो उसको टिक करेंगे आप। देखिए, प्रारंभिक परिवार का मुखिया यहाँ पे पिता को मान रहे थे, और यहाँ पे प्रारंभिक परिवार के जो मुखिया है वो कौन है, माता को माना जा रहा है। देखिए, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे स्थायी विवाह देखने को मिलता है। यहाँ पे स्थायी विवाह देखने को मिलता है। यहाँ पे टेम्परेरी क्या कहते हैं, विवाह देखने को मिलता है, टेम्परेरी मैरिज देखने को मिलता है। ये सबसे खतरनाक था। यहाँ पुरुष क्या कहते हैं, एक ही विवाह के लिए केवल योग्य माना गया था, एक ही वह केवल विवाह कर सकता है। लेकिन पत्नियों के लिए क्या था, विवाह के अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए थे। आप कई लोगों के साथ आप विवाह कर सकते थे। तो अब देखिए, गौर करिएगा, यहाँ पे आप एक ही व्यक्ति केवल विवाह कर सकता था, और यहाँ पे महिलाएं कई लोगों के साथ विवाह कर सकती थी। तो परिवार ज़्यादा बड़ा कहाँ होगा, यहाँ या यहाँ? यहाँ अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो परिवार क्या है, परिवार यहाँ ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे तो राज्य की उत्पत्ति में इनकी ज़्यादा भूमिका होगी। इसीलिए मातृ सिद्धांत के लोग कहते हैं हमारी भूमिका यहाँ पे ज़्यादा है। रक्त के संबंध के सिद्धांत का निर्णय पिता के आधार पे होता है, फादर के आधार पे होता है। और यहाँ पे क्या नाम है, जो निश्चय माता के आधार पे, निश्चय शब्द देखिए यहाँ पे क्या क्यों कहा गया। यहाँ पे जब लड़का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पिता के माध्यम से, कि पिता की ही संतान है ये। लेकिन यहाँ हम माँ की संतान से मानते थे। क्यों? क्योंकि उसकी माँ को शादी करने के तमाम सारे लोगों के साथ अधिकार था। वो अस्थायी शादियाँ थी वहाँ पे। तो अस्थायी शादी में क्या है, अगर यहाँ इसने अगर इस व्यक्ति ने छोड़ दिया तो बच्चा किसके पास जाएगा, वो बच्चा इसी के साथ रहेगा और जुड़ा रहेगा। वो इनके साथ रहेगा तो किसके साथ जुड़ा रहेगा, शादियाँ करे। अगर पुरुष ने छोड़ दिया तो माताएँ ही उसको पालने की जिम्मेदारी है। अगर माता को पालने की जिम्मेदारी है तो राज्य को, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है, ममता किसके पास है, इनके पास है। पशुता किसके पास है, भाई साहब के पास है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इनकी क्या की छवि बदल जाती। वर्तमान समय में भी छवि इनकी सी भांति है। आप अगर बात करेंगे कहाँ पे देखने को मिलता है, तो यह व्यवस्था जो आपकी है यह प्राचीन भारत में आपको देखने को मिल जाएगी, आपको एथेंस में मिल जाएगी, और प्राचीन रोम में भी आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। और वर्तमान समय के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यह व्यवस्था हमारे यहाँ तो चल ही रही है, इसको तो हम मान ही रहे हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की, तो ऑस्ट्रेलिया, मलाया और मालाबार 3 जगह हैं जहाँ पे कबीलाई व्यवस्था आज भी लागू है। और अगर भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो राजस्थान एक ऐसी जगह है, राजस्थान में कबीले होते हैं, इनको बोलते हैं पछैया लोहार। यह जो जाति होती है ये कबीलाई जाति होती है। आपने देखा होगा आपके शहरों के किनारे लोग हथौड़ी, चिमटे, इस तरह के लोहे के कुछ यंत्र बनाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे।
और आपने देखा होगा जो पुरुष वर्ग होगा, पुरुष वर्ग वहाँ पे केवल उसको पकड़ के केवल बैठा होगा और महिलाएं जो होंगी उस पर हथौड़े से चोट कर रही होंगी। ये वहाँ पे जब भी आप देखेंगे राजस्थान की जो कंडीशन थी, उस राजस्थान की कंडीशन पे जब उनकी शादियाँ होती हैं तो क्या होता है, पुरुष पेड़ पे चढ़ जाता है और महिलाएं नीचे होती है और कहती हैं आप उतर आइए। तो पुरुष को ये वचन देना पड़ता है, मतलब पुरुष ये वचन उनसे लेता है, महिला कहती है कि मैं जीवन भर आपको कमा के खिलाऊंगी और आपका ध्यान रखूंगी। यह जो व्यवस्था है, वह जो व्यवस्था चली आ रही थी, आज भी राजस्थान के कुछ शहरों में आपको देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, मालाबार और मालवा में तो क्या नाम है, मलाया में तो आपको 100% श्योर होकर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो व्यवस्था आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती है। तो मित्रों, आज के हमारे इस विषय पर इतनी ही हम बात करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। व्यवस्थाएं जो आपको देखने को मिलेंगी, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से उठेगा, ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से उठता है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, चौथा क्वेश्चन आपका ये है, पांचवा क्वेश्चन आपका स्थायी विवाह से है। इस तरह 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, और ये 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल कभी पूछा जाने वाला सवाल आपका कभी गलत होगा, क्योंकि कंपटीशन में 1 नंबर का सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आपको सारे विषय, सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, इसलिए मैं आपके साथ इस विषय पर आज उपस्थित था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई अगर समस्या होती है, किसी को इस प्रश्न में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें। और किसी भी विषय पे अगर आपको कोई भी समस्या है या पुराने विषयों पे भी अगर आप समस्या है तो वीडियोस पढ़ें, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी कोई अगर मैसेज करना चाहे इंडिविजुअल मैसेज तो centeruniversityau@gmail.com, मोबाइल नंबर मेरा 9621222324, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में आपको रिप्लाई करूँगा। तो बहुत बहुत मित्रों धन्यवाद। मेरे चैनल को पुनः आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।